नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि चुने हुए हैं। काफ़ी समय लगता है इनको चुनने में, तो आपका इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम और ऐसे ही क्वेश्चन चुन के आपको दे सकें। चलिए तो देखते हैं आज का पहला सवाल। स्तनियों में कौन से ऊतक में पुनरुद्धावन की क्षमता सबसे कम होती है, अर्थात पुनर्निर्माण की क्षमता अर्थात रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मस्तिष्क और तंत्रिकीय ऊतक में तो ब्रेन की जो सेल होती हैं वो सबसे कम पुनर्निर्माण होती है, इसीलिए ब्रेन सेल में ट्यूमर बनते ही डेथ हो जाती है। इसलिए ब्रेन कैंसर होने से पहले ही डेथ हो जाती है। ट्यूमर इसका फर्स्ट स्टेज होती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ब्रेन के 3 भाग होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता बोलें तो ये होती है यकृत सेल के पास। यकृत अर्थात लीवर, और इसकी सेल का नाम होता है हेपेटिक सेल, और लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। यकृत को कहा जाता है। जब यकृत ऑप्शन में नहीं होता तब प्लीहा लगाते। तो किसको कहा जाता है बताइए? यकृत को। इसके अलावा और क्या कहा जाता है यकृत को? तो इसको कहा जाता है पावर बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। पावर बैंक क्वेश्चन आए कि पावर बैंक कौन है, तो बोलना यकृत है। और अंगों के शंकर भगवान बोलें, ऑर्गन के शंकर भगवान, तो ये भी कौन है बताइए? यकृत। क्योंकि जब मनुष्य जहर लेता है तो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है बताइए? यकृत। क्यों करता है? क्योंकि जिस प्रकार भगवान शिव ने सब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए जब समुद्र मंथन से वो निकला था विष, तो उसको उन्होंने पी लिया था, और तभी उनका कंठ कैसा हो गया था? नीला। तभी से वो कहलाने लगे नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, मतलब बहुव्रीहि समाज। इसको अपन हिंदी में पढ़ेंगे समास को, तो तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, है ना। तो ऐसे ही क्या बताइए यकृत करता है। यकृत क्या करता है? जब जहर आता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना वो पहले एब्जॉर्ब करने लगता है, सभी अंगों को बचाने के लिए, कि सभी अंग ऑर्गन्स बच जाएं और हम इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कोई जब कम जहर लेता है या चूहा मार लेता है, छोटा मोटा जहर लेता है, तो वो बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि यकृत की कैपेसिटी के अंदर आता होगा, वो उतने में वो एब्जॉर्ब कर लेता होगा। इसलिए जब पीएम होता है तब सबसे पहले डॉक्टर यकृत को चेक करता है। जैसे पीएम में आता है कि इसको जहर देकर मारा गया, तो चेक कहाँ से करते हैं? वो यकृत से, अर्थात लीवर से। तो मरे हुए व्यक्ति का महत्वपूर्ण सुराग भी कौन देता है? यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम क्या है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। इसके अलावा सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, लेकिन इसके अलावा ऊतकों को पर ऑक्सीजन पहुंचाना भी इसका कार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड लाना है, ले नहीं जाना है, ठीक है। चलिए तो इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना, इसका काम केवल क्या है? पंप करना। यह एक मांसपेशीय ऑर्गन है, ठीक है, और ये रहता है कार्डियक नोच के अंदर, सेप रहता है, और इसमें कोई भी फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते हैं। फीलिंग इमोशंस होते हैं हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो दिल होता है किसका? दिल मतलब हार्ट। तो हार्ट होता है मांसपेशियों का, इसलिए वो कभी टूट नहीं सकता, ठीक है। जो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं वो सब क्या बताइए? झूठ है। तो ये इसका मुख्य कार्य है, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियक वर्ड कभी भी समझ में आए तो ये किससे रिलेटेड होगा बताइए? हृदय से। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा डॉक्टर, कार्डियोलॉजी इसका अध्ययन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 4, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? तो जो सबसे रेयर है वो है ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव इसका सबसे रेयर है, क्योंकि ये मतलब बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और मेरा भी ओ नेगेटिव है इसलिए मुझे पता है। और यदि इसके अलावा ओ ऑप्शन में नहीं होता तब अपन ए भी लगाते, ठीक है। ये भी रेयर है। और इसके अलावा भी बोले हैं कि इससे भी ज़्यादा रेयर कौन है? तो इससे भी ज़्यादा रेयर है बॉम्बे ब्लड ग्रुप।
बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये सबसे पहले बॉम्बे में खोजा गया था। यह ब्लड ग्रुप आया सबसे पहले टेस्टिंग के लिए, तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तब इसको बाई एम भिंडे के पास पहुंचाया गया। बाई एम भिंडे या बाई जी भिंडे, अलग अलग नाम मिलते हैं अलग अलग बुक्स में। तो बाई जी भिंडे सर के पास पहुंचाया गया, तो इन्होंने बोला कि ये तो एक नया प्रकार का ब्लड ग्रुप है, तो इसका नाम रख देते हैं। तो चूँकि ये बॉम्बे में खोजा गया इसलिए इसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो अब उस प्रकार के जो भी ब्लड सैंपल्स आए उन्होंने उसका नाम ही रख दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसकी तरह कार्य करता है, तो ओ की तरह कार्य करता है। उसके बाद इससे भी ज़्यादा रेयर आया एक अभी इंदिरा ब्लड ग्रुप। इंदिरा ब्लड ग्रुप, तो जो इंदिरा ब्लड ग्रुप है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप से भी रेयर है, लगभग 7 लोगों में है अभी तक मात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रक्तचाप अर्थात प्रेशर अर्थात बीपी निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है। तो देखिए, जो हार्ट होता है, जो हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ पर रक्त आता है कहाँ से आता है बताइए। यहाँ पे रक्त आता है लंग्स से और यहाँ से जाता है, तो आएगा तो प्रेशर कम लगेगा। देखो ये चूँकि लंग्स पास में होते हैं हार्ट के पास, तो आने में प्रेशर कम लगेगा, लेकिन अब सभी ऑर्गन्स तक भेजना है तो जाने में ज़्यादा लगेगा कि नहीं बताओ, तो निलय में ज़्यादा लगेगा। भेजने के लिए क्या बताइए, ज़्यादा लगेगा, तो निलय में ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। निलय ऑप्शन में नहीं होता, तब हम किसको टिक कर देते, धमनियाँ, क्योंकि ले जाती हैं धमनियाँ, इसलिए धमनियों को मोटा बनाया भगवान जी ने ताकि वो फटे ना। और सिराएं पतली बनाई गई हैं, जो आपको ऊपर हरी दिखती हैं, हरी हरी नीली नीली, वो सिराएं हैं वो पतली हैं, क्योंकि उनमें प्रेशर कम रहता है, क्योंकि वो वापस आती हैं, वो वापस लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एपिडर्मिक रोग, एपिडर्मिक रोग संबंधित है, तो एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है, स्किन से। स्किन से कभी भी एपिडर्मिक, कभी भी डर्मिक वर्ड आ जाए समझ जाना ये किससे रिलेटेड है, ये त्वचा से रिलेटेड है। और सबसे बड़ा अंग बोलें, सबसे बड़ा एक्सटर्नल अंग बोलें, तब भी क्या बोलना, स्किन बोलना। और यदि बोलें कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन बताओ, तो कोलेजियन प्रोटीन है, चूँकि स्किन में ही पाया जाता है ये कोलेजियन प्रोटीन। आपने देखा होगा जो ओरिजिनल और महंगी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम होती हैं, स्किन क्रीम होती हैं, उनमें लिखा होता है कोलेजियन प्रोटीन, बाकी जो लोकल्स आती हैं उनमें नहीं लिखा रहता है, तो आप ध्यान से देखना उसमें लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पानी से होने वाला रोग नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मलेरिया पानी से नहीं होता, मच्छर से होता है। टीबी होता है हवा से, और प्लेग चूहों से होता है। तो टाइफाइड होता है पानी से। टाइफाइड किससे होता है बताइए, पानी से। और इसमें कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, एक तो होता है यकृत अर्थात लीवर, और दूसरी होती है आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग बताए थे हमने, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। इलियम सबसे बड़ा, जेजुनम सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल का पौधा है। तो बायोडीजल का पौधा आपको पता होगा, रतन जोत का पौधा, कई बार पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रतन जोत का पौधा याद रखना। इसका एक सफल परीक्षण भी हो चुका है वायुयान के लिए भारत में। तो भारत में देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की। देहरादून से दिल्ली तक एक फ़्लाइट की टेस्टिंग करी गई थी, ठीक है, वर्ष 2018 में, और ये सफल परीक्षण सफल रहा था। अब हमें क्या बताइए, अब हम बायोडीजल पर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया, ये कोरोना आ गया था, तो अब अपन ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मतलब ध्यान अभी नहीं दे रहे ज़्यादा, लेकिन आगे चलकर अब हम बायोडीजल पर कार्य करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और इंग्लिश में जेट्रोफा बोलते हैं उसको, रतन जोत को याद रखना। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये एड्रिनल से होता है, नाम है एड्रिनलिन, उसको जीवन रक्षक भी बोलते हैं, करो या मरो भी बोलते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, 3F4S हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। तो आयोडीन युक्त नमक का कौन सा कार्य है ये आपको बताना है।
तो चलिए करिए जल्दी से आंसर। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा वेट कर लिया करो, तो वेट इसलिए नहीं करते ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आप कोशिश किया करो कि आंसर अपने मन में दे दिया करो, फिर आप कमेंट कर दिया करो कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है बताइए? गले में होती है। और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी बोलेंगे तो पीयूष या पीनियल ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो सबसे विषैली गैस है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैली क्यों है? देखिए, ऐसा बोला जाता है कि बंद कमरे में सिगड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में कई बार आता है कि बंद कमरे में कोई सिगड़ी जला के सोया था एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, और फिर वो सुबह देखा तो सोता ही मिला। क्या होता है बंद कमरे में, जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड व गैस बना देते हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होती है, ब्लड सॉल्यूबल, ठीक है। तो ये HBO में जल्दी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये ब्लड में सॉल्यूबल हो जाती है, हीमोग्लोबिन में जल्दी से जुड़ जाती है, और इसको अपन को पता नहीं चलता क्योंकि ये गंधहीन रंगहीन होती है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता कि ये कब एंटर हो गई है ना। तो इसलिए इसका पता नहीं चलता, और ये ऑक्सीजन की पावर को कट कर देती है। तो ऑक्सीजन की जैसी पावर कट करती है तो RBCs वगैरह बननी बंद हो जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में दहन होना बंद हो जाता है, एनर्जी बनना बंद, तो डेथ निश्चित होती है। इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। इसलिए इसको स्लो पॉइजन गैस भी बोलते हैं या साइलेंट किलर गैस भी बोलते हैं। तो और मान लो कोई बंद कमरे में सिगरेट पी रहा है तब भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। यदि किचन है बंद कमरे में तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। बंद कमरे में धुआं होगा तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बननी है। इसलिए बंद कमरे में किचन नहीं होनी चाहिए, एक एग्जिट खिड़की जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रिस्टले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है बताइए? लाइकेन से। और लाइकेन किस किस से मिलकर बनता है? एल्गी प्लस फंगी से मिलकर बनता है। और लिटमस आपने देखा होगा, लाल लिटमस, नीला लिटमस। अब ऐसे पेपर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन ये आते कि लिटमस किससे बनता है, तो लाइकेन से। और लाइकेन किससे बनता है? एल्गी और फंगी। एल्गी मतलब शैवाल और कवक, तो शैवाल और कवक से मिलता है। जब दो अलग अलग वर्ग के लोग एक साथ रहें तो उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, क्योंकि शैवाल देखो हरी होती है और कवक नीचे होती है, उसके नीचे। आपने देखा होगा जहाँ पर भी पानी तालाब वगैरह होता है तो ऊपर हरी 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 घास सी जम जाती है उसमें, फिर उसको साफ़ करना पड़ता है। तो जो शैवाल होती है वो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना लेती है। लेकिन उसको पानी की कमी रहती है तो कवक ट्रांसपेरेंट होती है, वो क्या बताइए? पानी को दे देती है नीचे से। तो ये पानी को देती है, भोजन ले लेती है, और शैवाल पानी को लेकर भोजन दे देती है। तो दोनों एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए इसको साइंस में बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीविता संबंध। उसके अलावा लाइकेन का और काम क्या है? लाइकेन का और काम है जो फिट्स मेडिसिन होती हैं फिट्स के लिए, वो भी किससे बनती हैं बताइए? लाइकेन से, लाइकेन के पौधे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो ये है कौन सी बताइए? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा और देख लीजिए, जो CFC-CH4 है, ये गैसें क्या करती हैं? वैश्विक तापमान में वृद्धि करती हैं। और जो ओजोन है O3, ये परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट ABC को आने से मना करती हैं या रोकती है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, पारा का निष्कर्षण किया जाता है। तो पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? शनिवार से। और लेड का किया जाता है गलेना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। कार्बन का शुद्धतम रूप बताइए कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप आपको पता होना चाहिए, ये है कोयला। कोयला ऑप्शन में नहीं होता तो ग्रेफाइट होता। तो कोयला इसका सबसे शुद्धतम रूप है। ये क्या बताइए? कार्बन का एलोट्रॉप्स है। कौन बताइए? डायमंड। कोयला बोल दिया था क्या मैंने? चलो डायमंड। तो डायमंड बोलते हैं हीरा को। डायमंड ऑप्शन में नहीं होता तब हम ग्रेफाइट को लगा देते, ठीक है। और अब डायमंड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लगभग 5-6 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लू डायमंड, एक होता है रूबी डायमंड, फिर एक होता है ब्लैक डायमंड, एक होता है
कोहिनूर डायमंड, एक होता है ट्रांसपेरेंट डायमंड, चलो रिवाइज कर दे रहा है फिर से, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रूबी डायमंड, ट्रांसपेरेंट डायमंड और कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड एक ही है, भारत की गोलकोंडा की खान से निकला था, है ना, बहुत लंबी कहानी, उसको कभी हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोहिनूर डायमंड एक ही है, ठीक है, जो कि अभी महारानी विक्टोरिया के पास था, मतलब यहाँ पर है, कहाँ पर रखा हुआ है, ब्रिटेन में रखा हुआ, उसको भारत लाने की कोशिश करी जा रही है। और जो ब्लैक डायमंड होता है इसका यूज़ करते हैं पेपर कटिंग, कांच कटिंग के लिए। और बाकी जो डायमंड होते हैं वो चमकदार होते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है उनमें, इनकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है और इसलिए ये क्या बताइए, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन करते हैं और साइन ज़्यादा करने के कारण इन्हें हम आभूषणों में यूज़ करते हैं डायमंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रक्त का पीएच मान कितना है? तो ये आपको पता होना चाहिए, रक्त का पीएच मान है 7.4। 7.4 है अर्थात ये अम्लीय है। चलिए यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। अब देखो ध्यान से, एक सोरेनसन जी थे, उन्होंने पीएच स्केल की खोज करी थी। पहले पीएच मान कैसे निकालते थे? पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की कितनी पावर है, कितनी पोटेंसी है उसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, यदि हाइड्रोजन कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अपन कैसे पता कर सकते हैं कि ये अम्लीय है क्षारीय है? अम्लीय लगेगा खट्टा और क्षारीय लगेगा कड़वा, लेकिन जो ज़्यादा अम्लीय है उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए पीएच स्केल बनाया गया था, ठीक है। तो उस पीएच स्केल में लिखा था 0, 7 और 14, मतलब 7 से 0 तक जाओगे तो एसिडिक होगा अर्थात अम्लीय होगा, और 7 से 14 तक जाओगे तो बेसिक होगा अर्थात क्षारीय होगा, ठीक है। तो यहाँ जो यहाँ रहेगा वो ज़्यादा अम्लीय, ये ज़्यादा क्षारीय, और 7 पर रहेगा उदासीन। जैसे आपने सुना होगा आसुत जल। आसुत जल कैसा होता है बताइए? न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन लाने ले जाने के लिए नहीं होते, इसलिए उसमें करंट नहीं लगता है। जो पहली बारिश होती है, पुरानी बुक्स में लिखा होगा कि वो आसुत जल होता है या प्योर जल होता है, जल की पेवर फॉर्म होती है, उसका 7 होता है पीएच। तो अब उसका नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और अम्ल वर्षा भी होती है, इसीलिए डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें मिल जाते हैं, अशुद्धि मिल जाती है, इसलिए अब उसका पीएच 7 नहीं होता है। वो पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन नई बुक्स के अकॉर्डिंग अब नहीं होता, ठीक है। तो आसुत जल आप किसको मानोगे? जो बैटरी में पानी डालते हैं अपन, कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं आसुत जल। या आपने देखा होगा कि जब बच्चों की मेडिसिन आती है तो उसमें अलग से पानी आता है, वो भी कैसा है? डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? नेत्रहीनों के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो लुइस ब्रेल। क्या आप बता सकते हैं कि लुइस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 20। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो समान त्वरण से होता है। तो ये क्या होता है? समान त्वरण होता है उसमें, जब वो नीचे से गिरती हैं तो समान त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है उसके स्मॉल जी का मान। तो समान त्वरण की गति से वो नीचे आती हैं वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार क्या होगा बताइए? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जी का मान कम होता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से कोई रस्सी खींच रहा है, ठीक है। चलो इमेजिन करो, मान लो रस्सी वाला गेम खेलते हैं, खींचने वाला। हम रस्सी को तब तक खींचते हैं जब तक वो खिंच नहीं जाती, और जब खिंच जाती है एक साइड तब वो रस्सी छोड़ देते हैं, मतलब तब नहीं खींचते। ऐसी पृथ्वी क्या कर रही है? केंद्र की ओर खींच रही है, ठीक है। तो अब जब आप उसको केंद्र की ओर जाने लगोगे तब वो खींचना बंद कर देगी, तो obvious सी बात है कि भार कैसा हो जाएगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है।
तो क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान तो सेम रहेगा, m कभी नहीं बदलता है। इसका भार परिवर्तन हो जाएगा किंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बिल्कुल सही है। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान जो भार होता है वो कौन क्या होता है बताइए, mg। तो m कभी नहीं बदलता, g का मान बदलने की वजह से भार में चेंज देखने को मिलता है। तो यदि मान लो आप यहाँ 60 किलो के हैं तो वहाँ आप 10 किलो के हो जाएंगे, क्योंकि 1/6 है वो चंद्रमा पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होगा। तो पहले नंबर तो आपको जो पानी का क्वथनांक जिस स्केल पर मापा गया है वो स्केल आपको पता होना चाहिए। तो किस स्केल पर मापा गया है, सेंटीग्रेड पर। तो 100 सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर उबलने लगे वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक। तो इसमें क्या होता है 100 डिग्री पर, और केल्विन में बोलेंगे तो 373 केल्विन, ठीक है। और यदि रोमर में बोलेंगे तो 80 रोमर, और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट। ये क्वथनांक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वथनांक या गलनांक ये आपको पता होना ही चाहिए। तो पानी का क्वथनांक जरूर पूछा जाता है। तो सेल्सियस में बोले तो 100 डिग्री, रोमर में बोले तो 80, क्योंकि सबसे लास्ट यूनिट है ये। फ़ारेनहाइट में बोलें तो 212 डिग्री, और केल्विन में बोलें तो 273। चलिए, क्या आप परम शून्य तापमान बता सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग स्केल पर, या कोई भी एक स्केल पर क्या आप परम शून्य तापमान बता सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं। आपने देखा होगा गर्मी होती है, गर्मी में काले कपड़े पहन लो तो गर्मी लगती है ज़्यादा, और वाइट पहन लो तो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हल्का फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बताइए। देखिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़े हमें दिखने के लिए सुंदर होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सफ़ेद कपड़े बहुत सस्ते होते हैं, नहीं। क्योंकि सफ़ेद कपड़े बहुत मजबूत होते हैं, नहीं। क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की ऊष्मा कम अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ में क्या बताया गया है, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो काला डार्क जो कलर होते हैं वो क्या बताइए ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा छोड़ते भी हैं गर्मी में या अंधेरे में, ठीक है। और जो वाइट होता है, जो काला रंग होता है, वो सारी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सातों की सातों को। और जो वाइट होता है वो सातों की सातों को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए ठंडी में पहनने चाहिए काले कपड़े और गर्मी में पहनने चाहिए सफ़ेद कपड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे और आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। और जो नए लोग होंगे वो जय हिंद लिखेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग नए जुड़ रहे हैं, कितने लोगों को हमारी वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।